हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो क्लास 12 मैथ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस, दैट इज एक्सरसाइज 3.4 का ओवरव्यू। सो 3.4 एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या क्या छोटे छोटे नोट्स हैं, कुछ पॉइंट टू रिमेंबर हैं, जो चीज़ें हमें पता होना चाहिए ना, सो दैट हम 3.4 एक्सरसाइज को बड़े प्यार से ख़त्म कर सके, उन सभी चीज़ों को आज अपन डिस्कस करेंगे। ओके और ये एक्सरसाइज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे ना, डिटर्मिनेंट, तो वहाँ पे भी ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस पिक्चर में आते हैं। तो इसीलिए कहूँगी थोड़ा अच्छे से आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे कमांड अपनी पकड़ लें, क्योंकि आपको आगे जब आप कभी मैथ्स पढ़ेंगे ना, तब फिर से ये आपके लाइफ में एंट्री करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। चलो इसे स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ना, ये हमें क्यों पढ़ना पड़ता है, राइट? हम इसे क्यों पढ़ते हैं मैट्रिसेस चैप्टर में? बेसिकली आपके मैट्रिसेस में एक टॉपिक आता है आगे, दैट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स को फाइंड करने के लिए हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है? आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं इसे। आप लोगों के पास दो तरीके के एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, राइट? पहला होता है रो ऑपरेशन एंड दूसरे होते हैं कॉलम ऑपरेशंस या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो यहाँ लिखा है बेसिकली आपके पास 6 ऑपरेशंस हैं। आपको 6 ऑपरेशंस पढ़ने हैं मैट्रिक्स के ऊपर, जिसमें से 3 ऑपरेशंस आपके रो के ऊपर लगते हैं और 3 ऑपरेशंस आपके कॉलम के ऊपर लगते हैं। और 3 कितने हो गए? 6। तो बेसिकली जो 6 आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ने वाले हो, 3 आप रोज पे लगाते हैं, 3 आप कॉलम्स पे लगाते हैं और दोनों ही सेम टू सेम है, ठीक है? अभी क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा, राइट? बस इतना याद रखो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस को 2 तरीके से सॉल्व किया जाता है। या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के, कितने ऑपरेशंस हैं आपके पास? रो में 3 ऑपरेशंस होते हैं। या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से आप अपनी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड हाउ मेनी ऑपरेशंस वी हैव इन कॉलम ऑपरेशंस? 3 ऑपरेशंस, ठीक है? चलो, तो इस तरीके से हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशंस का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा। अब बात करते हैं कि वो 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या है मैम, जिसकी हेल्प से हम अपने मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज, ओके? सो 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस क्या है? टोटल कितने हैं? 6। 3 किसके हैं? रो के, और 3 किसके हैं? कॉलम के। और दोनों ही देखना सेम टू सेम निकलेंगे। चलो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। तो पहला एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। आप अपने मैट्रिक्स में किन्हीं भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो। मतलब द इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रो इज डिनोटेड बाय ri। फिर दोनों साइड से आपको एरो बनाना है rj। अगर आप अपनी किसी मैट्रिक्स में 2 रोज को इंटरचेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिखते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ देखो, आप यहाँ पे आपके सामने एक A मैट्रिक्स रखी है और इस A मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3x3 का ऑर्डर है, ठीक है? मैं यहाँ पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना चाहती हूँ, ये वाला। ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या कह रहा है कि R2 और R3 को चेंज कर दो, राइट? आपको R2 को कन्वर्ट करना है R3 में। देखो, आपको क्या करना है? R2 को कन्वर्ट करना है R3 में और R3 को चेंज करना है R2 से। तभी यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगे हैं? डबल एरोज लगे हैं। आप R2 एंड R3 को क्या कर रहे हैं? स्वैप कर रहे हैं। मैम R1 से बात नहीं कर रहे? नहीं। तो आपके इस मैट्रिक्स में R1 कौन है? 3 2 -1। तो इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को लगाने के बाद आपके इस A में आपका R1 तो सेम ही रहेगा। हमने R1 में कुछ भी नहीं किया। जैसा 3 2 -1 ऑपरेशन से पहले था, वैसे ही ऑपरेशन के बाद हमारा रो 1 वही है, 3 2 -1। लेकिन इस ऑपरेशन को लगाने के बाद ये हमारी R2 और ये R3 क्या हो गई? स्वैप हो गई। मतलब ये जो R2 है मेरी √2 4 एंड 6, ये मेरी R3 बन गई, देख सकते हैं आप लोग। और जो मेरा ये R3 था ओरिजिनल मैट्रिक्स में बिफोर अप्लाइंग द ऑपरेशन, जो मेरा R3 था वो यहाँ पे क्या बन गया? R2 बन गया। 5 - 3 7।
तो आप इस तरीके से दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हो। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम ये इंटरचेंज करना क्यों है? ये इंटरचेंज आपको इसलिए करना है क्योंकि आगे चल के आपको इसी वीडियो में इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का, और इनवर्स को फाइंड करने के लिए हम कुछ इस तरीके के ऑपरेशंस लगाते रहते हैं। ठीक है, चलो तो हमने क्या देखा कि पहला 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में से जो पहला ऑपरेशन है वो क्या है कि वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज। हम किसी भी 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। R1 को R2, R2 को R1 बना सकते हैं, R2 को R3, R3 को R2 बना सकते हैं, और इसी तरीके से R1 को R3 और R3 को R1 बना सकते हैं। ऊपर नीचे इस तरीके से इंटरचेंज कर सकते हैं। बस याद रखिएगा कि डिनोट करने का तरीका क्या है। ओके, तो ए मैट्रिक्स पहले ऐसी थी, ऑपरेशन लगाई तो कुछ इस तरीके की हो गई। ये क्या है? इक्विवेलेंट। ये ए इसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, कुछ ऐसी बन जाती है। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर। तो किसी भी रो में हम किसी नॉन जीरो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके अपनी मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि सपोज ईच एलिमेंट of ith row of a given matrix is multiplied by a non-zero number k। ठीक है, each element of the ith row हम किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इस बात को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं कि अगर मैंने ith रो में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कैसा कि मुझे अपने ith रो में k टाइम्स करना है। ठीक है, अपने ith रो को k टाइम्स करना है। सो ri टेंड्स टू k ri, इस तरीके से मैं लिखूंगी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी आपको। सपोज ये मेरी एक ए मैट्रिक्स है, राइट ये ए मैट्रिक्स है, 3x3 इसका ऑर्डर है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाया कि जो मेरी रो 2 है, इस रो 2 में मैं 4 टाइम्स ऑफ रो 2 कर रही हूँ, मतलब अपनी रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मैंने किस में ट्रांसफॉर्मेशन किया? सेकेंड रो में किया। क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया कि उसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सो मेरे रो 2 में रखे हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 4 से हो जाएगा। याद रखिएगा, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना, वो रो और यहाँ जो पहला आपका रो लिखा है वो एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। सो हमने R2 में ट्रांसफॉर्मेशन किया। क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया कि 4 टाइम्स ऑफ R2 कर दिया। पहले वो R2 थी, अब इसको 4 टाइम्स ऑफ R2 बना दिया। तो जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैट्रिक्स आएगी वो कैसी दिखेगी? इस तरीके से दिखेगी। आप इसको देखिए, हमारा मेन फोकस सिर्फ सेकेंड रो पे ही है, बाकी के एलिमेंट्स तो हमारे एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। जब हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4√3 -20 एंड 24, इस तरीके से आपको न्यू मैट्रिक्स मिल गई। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन को पढ़ने, और नेक्स्ट एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या कहता है कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय अ नॉन जीरो नंबर एंड देन एडिंग देम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। मतलब कि ये है, यहाँ पे हम किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग रो में ऐड कर रहे हैं। इसको तो डेफिनेटली एग्जाम्पल से समझने की ज़रूरत है, थ्योरी पे मत जाइए, आप एग्जाम्पल को देखो, आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखो ये आपकी ए मैट्रिक्स है, ओके। मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा सकती हूँ? एक और मेरे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, वो ये कहता है कि देखो आप ना किसी रो में कुछ मल्टीप्लाई करवा सकते हो और उसके बाद उसे दूसरे रो में ऐड कर सकते हो। क्या है ऑपरेशन? कि आप अपने किसी रो में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करके उसे दूसरी रो में ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया R1 में। क्या ऑपरेशन लगाया मैंने R1 में? और याद रखिएगा, अगर R1 में ऑपरेशन लगाया है तो आपकी मैट्रिक्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली रो होगी ना, वो R1 होगी। ठीक है, आपने यहाँ पे R1 में ऑपरेशन लगाया है, सो दिस इज योर R1 रो, ये आपकी R2 रो है, ये आपकी R3 रो है। तो ट्रांसफॉर्मेशन भी किस में होगा? R1 में होगा। तो जिसमें आप ऑपरेशन लगा रहे हो वो ही रो बदलती है। R1 में ऑपरेशन लगा रहे हो तो R1 बदलेगी। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो भी आपकी रो पहले लिखी है ना, इस एरो के बाद उसी रो को लिखना है आपको। यहाँ पे आप 2 टाइम्स ऑफ R3 + R1 लिखोगे तो गलत होगा वो। ठीक है, याद रखिएगा, अगर R1 लिखा है तो R1 टेंड्स टू R1।
अब किस में ऑपरेशन लगा रहे हो, R1 में। क्या ऑपरेशन लगा रहे हो कि R1 में हम ऐड कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ R3। ये मिस्टेक बहुत कॉमन है, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपने R1 में ट्रांसफॉर्मेशन किया है तो आप पता है इसे रीड कैसे करेंगे, आप कहेंगे इसको R1 टेंड्स टू, क्या टेंड्स टू R1, R1 टेंड्स टू कि R1 में हम 2 टाइम्स ऑफ R3 को ऐड कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे याद रखिएगा, जो रो है वही रो यहाँ लिखनी है, फिर आगे की कहानी जो भी है उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। मैं अपनी R1 रो जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके R1 में कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ, कैसा कि R1 के एलिमेंट्स को मैं ऐड करा रही हूँ 2 टाइम्स ऑफ R3 के एलिमेंट से। और ये जो ऑपरेशन होता है ना, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी, देखो R1 क्या है मेरा 2, बीच में प्लस का साइन है प्लस, फिर यहाँ पे लिखा 2 और फिर R3। अब R3 में क्या, इसके करस्पॉन्डिंग कौन है 7, तो यहाँ लिखूंगी मैं 7। तो 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 2 16। तो यहाँ पे अब मेरे R1 का जो पहला एलिमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसके बाद मुझे अपने R1 के हर एक एलिमेंट में इस ऑपरेशन को लगाना है। तो आओ दूसरे एलिमेंट को पकड़ते हैं। R1 क्या है मेरा, यहाँ पे रखूंगी मैं -1, फिर बीच में प्लस का साइन 2 और R3। अब इसके लिए R3 क्या, ये वाली रो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 6, तो -1 प्लस 12 कितना मिलेगा 11 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट बचा है मेरे R1 में। तो इस R1 की जगह पे 5 लिखूंगी, बीच में प्लस का साइन, फिर 2 और फिर R3। R3 क्या है यहाँ पे 3, तो 2 3 ज़ा 6, 6 प्लस 5 11। तो इस तरीके से आप इसमें ऑपरेशंस लगाते हो, बड़े ही नॉर्मल से ऑपरेशंस है, कोई समस्या की बात नहीं है इसमें। आप किसी भी तरीके से यहाँ पे 2 रोज में मतलब आप एडिशन कर सकते हो। किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं याद रखिएगा, आपने अगर R1 में ऑपरेशन लगाया है तो आपकी R1 रो चेंज होगी। याद रखना जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो एरो के बाद वो ही रो पहले आनी चाहिए। एक और कोई ऑपरेशन लगाए अपन इसमें, आओ आप लोग बताओ क्या ऑपरेशन लगाना चाहिए। मेरे पास A मैट्रिक्स है, ये कोई नई मैट्रिक्स बनाए, चलो आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई और ऑपरेशन लगाते हैं और इसको और अच्छे से कंफर्म करते हैं। क्या कि R2 में हम चेंज कर रहे हैं मैम, ठीक है, हम ना R2 में चेंज कर रहे हैं। तो ठीक है लिख दो यहाँ पे R2 में चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो R2 में आप, मैम R2 में हम R1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी रो में चेंज करना है वो रो तो पहले लिखना है, फिर जो भी आपको चेंज करवाना है वो लिखो। क्या कर रहे हो आप, R2 में R1 को ऐड कर रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि अब आपकी जो A मैट्रिक्स है वो कैसी आएगी। देखो आपने R2 में ट्रांसफॉर्मेशन किया है, बस आपने R1 और R3 में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया ना। तो आप अपने R1 R3 के एलिमेंट्स को ऐसे लिख लो, है ना। फिर आ जाओ अपने R2 पे, क्योंकि आपने R2 में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। क्या कि R2 के एलिमेंट्स को R1 के एलिमेंट से मुझे ऐड करना है। तो 4 ऐड होगा 5 से, 5 होगा 2 से और 6 होगा 3 से। तो इस तरीके से मुझे मिल जाएगा मेरा न्यू मैट्रिक्स आफ्टर अप्लाइंग दिस रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस रो ट्रांसफॉर्मेशन को लगाने के बाद जो मुझे न्यू मैट्रिक्स मिलेगी वो कुछ इस प्रकार मिलेगी। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। कुछ कुछ चीज़ें छोटी छोटी सी ना अभी बिल्डअप हो रही होगी, धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस को करेंगे ना मैं आपको हर एक कंसेप्ट फिर से रिकॉल कराऊंगी और आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस को आसानी से सीख जाओगे। बस जो छोटी छोटी बातें मैं आपसे करती जा रही हूँ ना उन बातों को आपको याद रखना है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपके 6 होते हैं, जिसमें से 3 आपके रो के ऑपरेशंस होते हैं एंड 3 आपके कॉलम के ऑपरेशंस होते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पढ़े। एक बार जल्दी से इसका क्विक रिकैप देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन क्या था कि आप किसी भी रो को, मैं यहाँ पे जनरली ले लेती हूँ, कोई भी किसी भी रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो। R1 R2 बन सकती है, R2 R1 बन सकती है। दूसरा ऑपरेशन आपने ये पढ़ा कि हम किसी भी रो में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करके चेंज कर सकते हैं अपनी रो को। तो मैंने R1 में 4 टाइम्स ऑफ R1 कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमने सीखा वो ये है कि हम किसी भी रो में किसी दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ या फिर इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि R1 टेंड्स टू, और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे R1 टेंड्स टू R1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R3। आप इस तरीके से कोई भी काम कर सकते हो। तो ये आपके 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हो गए। हमने पर्टिकुलरली 1-2 रो लेके समझ लिया है इसको, ठीक है।
और यहाँ पे जो आपको ऑब्जर्व करना है, क्या ऑब्जर्व करना है आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आप इसको अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ तो इंटरचेंज ही हो रहा है, यहाँ से देखिए जो ऑपरेशन जिस भी रो को आपने पकड़ा है, एरो से पहले एरो के बाद वो ही रो होनी चाहिए, क्योंकि आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं, सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर है। मैम वहाँ पे क्यों नहीं, अरे वहाँ तो स्वैप कर रहे हो ना, R1 को R2, R2 को R1 बना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बस 2 साइड एरो है, बाकी सब एक साइड एरो है। अब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को करोगे ना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। अभी बस आप ऑपरेशंस दिमाग में एकदम फिट कर लो। पहला ऑपरेशन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज, दूसरा ऑपरेशन किसी भी एक रो में किसी k टाइम्स ऑफ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, और तीसरा ऑपरेशन किसी भी 2 रो को ऐड किया जा सकता है। सो दीज आर दी एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आई होप ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में आपके कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी होते हैं और 3 एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमें अपने 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। और पता है ऑपरेशंस क्या है? आप किसी 2 कॉलम को स्वैप कर सकते हैं, आप किसी कॉलम में एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, आप किन्हीं 2 कॉलम को ऐड कर सकते हो। रो जैसे ही है, बस कॉलम नाम आ गया है, ठीक है। तो रीड करते हैं अपन सबसे पहला ऑपरेशन। सबसे पहला ऑपरेशन है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम्स, किन्हीं भी 2 कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। द इंटरचेंज ऑफ ith एंड द jth कॉलम इज डिनोटेड बाय दिस। इंटरचेंज करना मतलब स्वैप करना। आपने i को j वाले कॉलम को i बना दिया, ठीक है। अब कॉलम ऐसे ऐसे इंटरचेंज होंगे, रोज ऐसे ऐसे होती है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। हमारे पास एक A मैट्रिक्स है, हम कह रहे हैं कि हम इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, ये वाला। इसका मतलब क्या किया कि कॉलम 1, यहाँ पे आप देखिए पहले, दिस इज कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3 है। जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम होते हैं। हमने ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाया कि हम कॉलम 1 को कॉलम 2 बना रहे हैं और कॉलम 2 को कॉलम 1 बना रहे हैं, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। तो ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। कॉलम 3 से तो बात नहीं करी ना, कॉलम 3 को एज इट इज कॉपी करो, -3 4 हाफ। किससे बातें की हैं आपने? कॉलम 1 एंड कॉलम 2 से। क्या बातें की हैं आपने कि कॉलम 1 मैम कॉलम 2 बन गया, कॉलम 2 कॉलम 1 बन गया, ठीक है। तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स को यहाँ लिख दो सेकंड कॉलम पे, ठीक है। 2 -1 6, 2 -1 6 सेकंड कॉलम पे आ गया और सेकंड कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आ गया। बस हो गया इंटरचेंज। मैम इनका कुछ यूज़ है? अरे बिल्कुल है, जब आप इनवर्स निकालोगे तब आपको इनका यूज़ दिखेगा और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, आपको मजे आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। पहला एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन डन। क्या करा हमने कॉलम्स को इंटरचेंज किया, दैट्स इट, राइट। अब आते हैं सेकंड ऑपरेशन पे। कोई बताएगा सेकंड ऑपरेशन क्या है? मैम किसी भी कॉलम में किसी k टाइम्स ऑफ स्केलर आप कर सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम बाय अ नॉन जीरो नंबर। किसी भी एक कॉलम के हर एक एलिमेंट से आप किसी नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और इस बात को आप इस तरीके से दिखाते हो, ठीक है। क्या लिखा है? सपोज ईच एलिमेंट ऑफ द ith कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स A इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर k। तो मैंने ith कॉलम के हर एक एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे कुछ उस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। हमारे पास फिर से हमारी प्यारी सी A मैट्रिक्स है। हमने कहा देखो एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया कॉलम 3 में। तो मैम ने तो सबसे पहले हमें सिखाया है कि एरो से पहले एरो के बाद अगर आप कॉलम 3 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, और इंटरचेंज वाली कहानी नहीं है, इंटरचेंज के तो अलग ही केस रहता है। आप कॉलम 3 में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो? कि कॉलम 3 के एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो याद रखिएगा आपके एरो से पहले एरो के बाद यही कॉलम होना चाहिए, राइट। क्या चेंज किया कि कॉलम 3 पहले ऐसा था। पहली बात तो ये है कि भाई ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। पहले ऑपरेशन लगाने से पहले कॉलम 3 कुछ ऐसा था, लेकिन जब हमने ऑपरेशन लगाया तब वो कुछ ऐसा बन गया। क्या किया हमने कॉलम 3 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे? देखो 2 5 -10, 2 × -5 -10, 2 × 4 8, 2 × 8 16। कहाँ ट्रांसफॉर्मेशन किया आपने? थर्ड कॉलम में। क्या आपने कॉलम 1 कॉलम 2 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन किया? मैम लिखा ही नहीं है तो नहीं किया। हाँ, तो इसका मतलब क्या कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को आपने एज इट इज कॉपी किया, ठीक है। आपने कॉलम 3 में ट्रांसफॉर्मेशन किया। आप चाहें तो यहाँ पे कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अगर मुझे कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैं लिखूंगी C1 टेंड्स टू 4 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है। पहले 3 √2 6 था
अगर मैंने 4 टाइम्स ऑफ C1 किया तो 12, 4√2 24 ऐसा मिल जाएगा मुझे, बाकी के दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी ऑपरेशंस, कुछ भी ऑपरेशंस लगा सकते हो। पहला क्या है, स्वैप कर सकते हो 2 कॉलम को। दूसरा ऑपरेशन क्या है कि किसी एक कॉलम में किसी एक स्केलर का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो प्लीज इसको ना ऐसे मत लिख के आना, ये कुछ नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। C3 टेंस टू 4, मैम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर तो रहे हो, अरे भाई किस में कर रहे हो आप, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो थर्ड में। आप इसको रीड कैसे करते हैं कि हम ना कॉलम थर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो कॉलम थर्ड में, कि उसका हम 4 टाइम्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें हैं। अभी आपको लग रहा होगा मैम ये तो बहुत बेसिक है, लेकिन क्वेश्चंस में ना आप थोड़ा सोचते हो यार ये ऐसा तो नहीं था, भूल जाते हैं कभी कभी। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन पे। और ये ऑपरेशन क्या कहता है, अगर कोई इतनी सारी थ्योरी नहीं रीड करनी ना, तो आपको थर्ड वाला ऑपरेशन रो का याद होना चाहिए। क्या कहता था वो, कि हम किसी रो में किसी दूसरी रो को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही है, हम किसी कॉलम में दूसरे कॉलम का ऐड करके अपने उस कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और यहाँ चाहें तो हम कुछ स्केलर का भी मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखेंगे, फिर थ्योरी पे जाएंगे। हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने प्लान बनाया कि ये जो ए मैट्रिक्स का कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, हम इसके कॉलम 3 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। किस में कर रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम 3 में कर रहे हो। तो एरो से पहले, एरो के बाद कॉलम 3 तो लिख ही देना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जब आप स्वैप करते हो ना, तब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी 2 में आपको याद रखना है। ठीक है, एरो से पहले, एरो के बाद जिस भी कॉलम में आपने ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान बनाया है उसे लिख दो। फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान बनाया है कि पहले तो कॉलम 3 ऐसा था, अब हम कॉलम 3 में मैम 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 को ऐड करेंगे। किस में ऐड कर रहे हो, कॉलम 3 में, है ना। तो देखो पहले आपने लिख दिया यहाँ पे कि कॉलम 3 में हम 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 कर रहे हैं। सो कॉलम 3 पहले मेरा 4 था, अब देखो कैसे ऑपरेशन लगेगा। आपको इसको नहीं देखना, ठीक है, आप सिर्फ इनको देखो और इनको देखो। हमने ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड कॉलम में किया है, आप अपने ऑपरेशंस को देखिए, थर्ड में किया है ना। तो 1 और 2 कॉलम में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, तो 1 और 2 को तो आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। आपको कॉपी नहीं करना है किसको, थर्ड कॉलम को। क्यों, क्योंकि उसमें आप चेंज करवा रहे हो। तो इनको तो कॉपी किया। अब हम देखते हैं कि हमने कैसे चेंज करना है अपने थर्ड कॉलम को। थर्ड कॉलम को हमें 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 को ऐड करके चेंज कराना है। तो ये रहा मेरा थर्ड कॉलम, ऑपरेशन लिखा है C3 टेंस टू C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, अब देखो ये थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है। थर्ड कॉलम का एलिमेंट है 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C1, तो C1 बस उसके जस्ट करस्पॉन्डिंग। ठीक है, वो एलिमेंट्स को लेना होता है आपको। तो C1 क्या है मेरा 2, सो कितना आ जाएगा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना होता है, जरा चेक तो करो, 8। ठीक है, 4 प्लस 4 कितना है 8। यहाँ नहीं देखना आपको, आप थर्ड में चेंज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉलम थर्ड का पहला एलिमेंट मिला। अब कॉलम थर्ड में तो 2 एलिमेंट और हैं, तो आओ उन पे लगाते हैं ऑपरेशन। सो यहाँ पे एलिमेंट क्या है मेरे पास 1, तो मैंने लिखा 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ। अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे -1 को पकड़ना है, तो मैं यहाँ पे -1 लिखूंगी। तो मुझे क्या मिलेगा 1 - 2 एंड दैट इज इक्वल टू -1। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, -1 मिल गया। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना थर्ड कॉलम में। फर्स्ट एंड सेकंड में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, इसलिए पहले इसको छुपा के लिख दिया मैंने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम तो थर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और थर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन भी हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, कॉलम 2 की हेल्प से तो नहीं कर रहे हैं, कॉलम 1 की हेल्प से कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा ऑपरेशन लगाया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कॉलम 3 में एक और एलिमेंट है 6, इसका ट्रांसफॉर्मेशन करो ये ऑपरेशन लगा के। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कॉलम 3 की जगह पे 6 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है 5, कॉलम 1 लेना ना आपको, तो 6 के लिए कॉलम 1 का एलिमेंट क्या होगा 5, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5, 5 2 = 10, तो 6 + 10 दैट इज इक्वल टू 16, और आपका यहाँ एलिमेंट क्या आ गया 16 आ गया। तो इस तरीके से आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया। आई होप ये क्लियर है। ओके, एक और आप करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, चलो अपने आप से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। आपको पता है कौन सी मैट्रिक्स बनाऊंगी मैम, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ठीक जवाब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी बोल दो, 7 8 9 3x3 के बना रहे हैं अपन। आप 2x2 की मैट्रिक्स में भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 3x3 में ही होता है, आप 2x2 में भी मैट्रिक्स में आप ये ऑपरेशंस लगा सकते हो। तो यहाँ मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, क्या देखना, ये तो मुझे पता है कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। आप बताओ क्या ऑपरेशन लगाएं।
मैम कॉलम 2 में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है चलो कॉलम 2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो पहली फुर्सत में तो मैंने ऐसा लिख दिया कि ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो कि कॉलम 2 में मैम कॉलम 1 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ लिखा है ना वो यहाँ पे लिखना ही है आपको, भाई जो भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो आगे बढ़ा दो। तो आपको क्या मिलेगी आपकी न्यू मैट्रिक्स ए। अब जो आपको न्यू मैट्रिक्स ए मिलेगी कैसे मिलेगी देखना, आपने ट्रांसफॉर्मेशन किस में किया है, सेकंड कॉलम में किया है। क्या आपने फर्स्ट कॉलम या थर्ड कॉलम में ट्रांसफॉर्मेशन किया है अकॉर्डिंग टू दिस ऑपरेशन, नो। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। कॉलम 2 को हम कॉपी नहीं कर रहे, अब कॉलम 2 में ऑपरेशन लगाएंगे। चलो जी, क्या ऑपरेशन लगाना है कॉलम 2 में, कॉलम 2 के एलिमेंट को कॉलम 1 के एलिमेंट से ऐड करना है। कॉलम 3 की तो कोई जगह ही नहीं है तो उसको छुपा दो, देखो ही मत आप उसको, ये सब करने की जरूरत नहीं पेपर में आपको, अभी सिर्फ सिखा रही हूँ ना ताकि आप चीज़ों को पकड़ पाओ, इसलिए मैं इसे कट कर देती हूँ, ठीक है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। कॉलम 2 में कॉलम 1 ऐड करो, सो 2 + 1 3, 5 + 4, देखो ना कॉलम 2 का एलिमेंट 5, कॉलम 1 का एलिमेंट 4, इसके जस्ट सामने कौन है, वही है, उसी को लिखेंगे। 5 + 4 9, 8 + 7 कितना 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। तो ये लो भाई आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। आई होप ये क्लियर है। अब आप चाहें तो रीड कर सकते हैं इसको, क्या लिखा है कि मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो नंबर एंड देन, सबसे पहले किसी कॉलम में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप, और उसके बाद आप उसे ऐड कर सकते हो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम। पहले किसी कॉलम में कुछ स्केलर का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको इसमें ऐड करवाना है, जिसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उस कॉलम में आप ऐड करके लिख दो। क्या लिखा है यहाँ पे अंदर, क्या लिखा है इसमें, सपोज each element of jth column of a given matrix A is multiplied by a non-zero number k, then added to the corresponding element of ith column। तो इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जाता है, और हमने पहले एग्जाम्पल समझा, तो अब हमें ये चीज़ रीड नहीं भी करेंगे तो भी हमें याद रहेगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो हमने, अगर मैं एक बार आपको समराइज करके बताऊं तो हमने क्या क्या ऑपरेशंस पढ़ लिए कॉलम में, क्या क्या ऑपरेशंस आपने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए पढ़े। सबसे पहला ऑपरेशन, मैं आपको पर्टिकुलर केस बता रही हूँ, आप आईजे में कंफ्यूज हो जाते हो इसलिए आईजे नहीं लिख रही मैं, ठीक है। तो आप किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम 1 बन सकता है एंड सो ऑन। दूसरा ऑपरेशन आपने पढ़ा कि आप किसी भी कॉलम में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करके उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपने पढ़ा कि आप किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम को ऐड करके उस कॉलम को चेंज कर सकते हो, और इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम किसी भी कॉलम में कुछ इस तरीके का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1, हम कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं कि हम कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड कर रहे हैं। इसे कैसे पढ़ोगे, कॉलम 1 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो कि हम कॉलम 1 में 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 3 को ऐड कर रहे हैं। और याद रखना बिल्कुल, पहले वाले केस को अगर नहीं सोचना तो मत सोचो, यहाँ पे जब भी एक एरो वाला जो केस होता है ना, वहां पे याद रखिएगा एरो से पहले एरो के बाद सेम ही आपका कॉलम लिखी होनी चाहिए, सिंगल एरो के केस में याद रखिएगा। सो आई होप ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्लियर हो गए हैं। सो जैसे आपने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस पढ़े थे, उसी तरीके से हमने एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के ऑपरेशंस पढ़े, सेम ही है, वहाँ रो पे लग रहे थे, यहाँ कॉलम पे लग रहे हैं। अब जो आपका एक सवाल था कि मैम यूज़ कहाँ है इसका, तो इसका यूज़ होता है इन्वर्टिबल मैट्राइसिस के कंसेप्ट में। यहाँ पे अब इन्वर्टिबल मैट्राइसिस क्या होती है, थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखते हैं और फिर डायरेक्टली हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ इन्वर्टिबल मैट्राइसिस के बारे में गिवन है कि देखो यार, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर m, मेरे पास, यहाँ पे शब्दों को देखें आप, मेरे पास A स्क्वायर मैट्रिक्स है, A मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m है, मेरे पास B भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर भी क्या है, m है। और अगर मैं AB निकालूं और BA निकालूं, AB मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, BA मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ B एंड A,
तो दोनों का प्रोडक्ट मुझे आई के बराबर मिलना चाहिए। मतलब इसको मैं एक साथ भी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों के RHS बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा हो जाए कि AB BA के बराबर आ जाए, आप जानते हो जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, लेकिन अगर कभी ऐसा मिल जाता है आपको कि AB BA के बराबर है और इन दोनों का प्रोडक्ट I के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि B इज द इनवर्स ऑफ A, या फिर A इज द इनवर्स ऑफ B, या फिर A इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। तो इनवर्स के लिए ये कंडीशन आपको याद रखना है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपसे पूछा जा सकता है कि दो मैट्रिसेस इन्वर्टिबल हैं, तो 4 ऑप्शन हैं, बताओ इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन क्या होगा कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि B इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A एंड इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स। B क्या है? A इनवर्स है और A को हम इन्वर्टिबल कहते हैं, या फिर A हमारा B, A इज द इनवर्स ऑफ B और हमारी B मैट्रिक्स क्या है? इन्वर्टिबल है। इस तरीके से आप लिख सकते हो उसको। तो कुल मिला के इस पैराग्राफ से जो आपको चीज़ें पकड़नी है वो ये है, या फिर जो हमने समझा यहाँ से वो ये है कि अगर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के कंसेप्ट से आपको डील करना है ना, तो जो उसकी प्राइमरी शर्त है, वो प्राइमरी शर्त क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपकी जो मैट्रिसेस हैं, राइट, अब जिसका इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हो वो मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। एंड द स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हर मैट्रिसेस आपकी इन्वर्टिबल नहीं होती है, ऑलवेज रिमेंबर। तो कौन सी मैट्रिसेस आपकी इन्वर्टिबल होती है? ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस आर इन्वर्टिबल। और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी आप कहेंगे कि A एंड B आपके इन्वर्टिबल, मतलब इनका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है आपके लिए। इस एग्जाम्पल को देखो आप। मेरे पास A मैट्रिक्स ये है, B मैट्रिक्स ये है, तो क्या यहाँ पे ये इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं? अगर कोई मुझसे ऐसा पूछे तो मैं कहूँगी ठीक है, एक काम करते हैं, पहले AB निकाल लेते हैं अपन। तो AB कैसे निकालेंगे? 2 3 1 2। मुझे पता है इन्वर्टिबल होना है, मतलब इस कंडीशन को फिलफिल करना है। अगर AB का प्रोडक्ट मुझे I मिल जाता है और BA का प्रोडक्ट I मिल जाता है तो मैं कह दूंगी येस इट इज इन्वर्टिबल, B इज द इनवर्स ऑफ A, A इज इन्वर्टिबल, या फिर A इज द इनवर्स ऑफ B, तब मैं ये कह सकती हूँ। तो अगर मुझे बताना है कि यार ये इन्वर्टिबल है या नहीं, सबसे पहला काम क्या करना है मुझे? सबसे पहला काम मुझे AB निकालना है। तो ठीक है, चलो आओ AB निकालते हैं अपन। सो AB कैसे निकालेंगे? देखिए, पहली रो पहला कॉलम, 2 इंटू 2 4, फिर 3 इंटू -1 -3। क्या किया मैंने? प्रोडक्ट निकाला। पहली रो पहला कॉलम विल गिव मी पहला एलिमेंट। उसके बाद पहली रो दूसरा कॉलम, 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 इंटू 2 6। अच्छा, अब सारी कॉलम खत्म हो गए। अब नेक्स्ट रो पे पहले कॉलम पे आएंगे, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2, फिर नेक्स्ट कॉलम पे 1 इंटू -3 -3 प्लस 2 इंटू 2 4। कितना मिल रहा है आपको? ये 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया 0, -6 प्लस 6 0, यहाँ मिला 1। और ये कौन है? कौन है ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मैम। तो A भी आपका I आ गया। अभी खुश नहीं हो सकते अपन, अभी खुश नहीं हो सकते, ठीक है। अभी हमें BA को चेक करना है। अगर BA भी I के बराबर आएगा ना, तभी कहेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं ये। आओ BA निकालते हैं। सो BA, B मैट्रिक्स क्या है आपकी? 2 -3 -1 2, और A क्या है? A है 2 3 1 2। चलो जी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली रो पहला कॉलम 2 2 ज़ा 4 -3, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 3 6 -3 इंटू 2, हाँ बोलो, -3 इंटू 2 -6। अब यहाँ के सारे कॉलम फिनिश। नेक्स्ट रो पहला कॉलम -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 इंटू 1 2। अब इसको और इसको ले लो, -1 इंटू 3 -3, 2 2 ज़ा 4। चलो जी कितना आ रहा है ये? 4 में से 3 गया 1, 6 में से 6 गया 0, -2 प्लस 2 0, यहाँ पे 1। ये किसके बराबर आया? I के बराबर आया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि B इज इनवर्स ऑफ A, या फिर A हमारी इन्वर्टिबल है, या फिर A इज द इनवर्स ऑफ B। तो इसका स्क्रीन
ओके तो ये आपने इन्वर्टेबल मैट्रिसेस की थ्योरी पढ़ ली। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है, इसको ध्यान रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है आपकी बुक में गिवन है, इनको जरा रीड कर लो आप। सबसे पहला नोट, अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्या? अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोजेस इनवर्स मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है, ठीक है। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स पॉसिबल होता है। अब जरा आप सोचो कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स क्यों नहीं मिलता और क्या रीजन आपको लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस वीडियो के बाद, और उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में वी विल डिस्कस इट। सो बताइए जरा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्यों? वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ इस वीडियो में क्यों पॉसिबल नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब मिलता है? किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब मिलता है जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो, राइट। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब मिलेगा? जब ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है। अगर मैट्रिसेस मेरी रेक्टेंगुलर हुई ना, तो एक ना एक केस ऐसा आ जाएगा जहाँ पे मेरा मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही नहीं होगा। जब डिफाइन नहीं होगा तो बेचारे में उसको आई तक कैसे लेकर आऊँगी। तो इसीलिए याद रखिएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के आपको इन्वर्स नहीं मिलते। अब आपने क्या सोचा था मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ये रीज़न बेस्ट है इसका। ओके, अब बात करते हैं यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स। जो भी आपको इनवर्स मिलता है ना, जैसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो जो भी आपको इनवर्स मिलता है, इनवर्स इज ऑलवेज यूनिक। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो याद रखिएगा वो उस मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा दैट इज यूनिक। नेक्स्ट इज, अगर ए एंड बी मेरी इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं, ओके, तो और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मैं इनको ऐसा लिख सकती हूँ, कैसा? कि ए बी का जो इन्वर्स है ना दैट इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये तीनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप कुछ एग्जाम्स देंगे, उन एग्जाम्स में इन्हें पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी फाइंड कर सकते हो आप जब वो मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। और अगर मेरे दो मैट्रिसेस इन्वर्टेबल हैं तो याद रखिएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई मिलता है तो मैं कह सकती हूँ येस दे आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी आपको इन्वर्स नहीं मिलेगा। मैं आपको रीजन दे चुकी हूँ, आपको क्या रीजन लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट जो हमने सीखा वो ये है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना तो वो इन्वर्स हमेशा यूनिक होता है। और अगर ए एंड बी मेरी दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो उनको मैं ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इस तरीके से लिख सकती हूँ। और ये क्वेश्चन तो ना जाने कितनी बार एग्जाम्स में आया है। तो ए बी का इन्वर्स क्या होता है? बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। तो पूरे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ना प्रॉपर्टीज से भरी पड़ी है। प्रॉपर्टीज पॉइंट टू रिमेंबर, आप अपनी बुक में जो देखते हो ना उसे मिस मत करना, बिल्कुल उन्हें पढ़ लेना। वैसे सब कुछ मैं आपको यहाँ कवर करवा देती हूँ, ओके। अब ये क्या है मैम? अब सुनो, अब फाइनली जो आपने ये रो ऑपरेशंस पढ़े ना मेरे साथ अभी और कुछ कॉलम ऑपरेशंस पढ़े, तो इनका यूज आप देखना चाहते थे ना मैम, इनके हेल्प से कैसे इन्वर्स निकालते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू हम कैसे इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो हमने देखा था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस 6 होते हैं, जिसमें से 3 आपके रो ऑपरेशंस होते हैं, 3 आपके कॉलम ऑपरेशंस होते हैं। तो इन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है दोनों के लिए वो मैं बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो उस कंफ्यूजन को जरा मैं दूर करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहली चीज, आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाल सकते हो। एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपने 2 टाइप के पढ़े, रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस। तो जब आप अपने पेपर में डिसाइड करते हो कि मैं किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालूंगी, राइट, या फिर मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ही ए इनवर्स फाइंड करने वाला हूं, तो आप अपने एंटायर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा सकते हो।
ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप अपने कुछ क्वेश्चन में आधे स्टेप्स में रो ऑपरेशंस लगा रहे हो और उसी क्वेश्चन में फिर आप बीच में इस कॉलम ऑपरेशंस को भी बुला रहे हो। नहीं, पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप अपने किसी क्वेश्चन में ए इनवर्स फाइंड करने जा रहे हो, ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने जा रहे हो, और आपने स्टार्टिंग में कह दिया है कि हम तो इनवर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से लगाएंगे, तो एंटायर क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन ही होना चाहिए। एंड द सेम कहानी गोज फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपने स्टार्टिंग में डिसाइड किया कि हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ए इनवर्स निकालेंगे, तो एंटायर क्वेश्चन में आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाने हैं। अभी मुझे पता है आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी मैम क्या कर रहे हैं। बेसिकली एग्जाम्पल है, क्लियर करूंगी, लेकिन जब आप एग्जाम्पल्स को सुन लोगे ना, तब एक बार फिर से ये बातों को सुनना, मेरी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो, अब अगर आपने एकदम फैसला ले लिया है कि हम तो रो ऑपरेशंस की हेल्प से इनवर्स निकालेंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है वो होती है क्या, कि पहला काम होता है A इज इक्वल टू आई ए। अभी इसको याद करो, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तभी चीज समझाऊंगी वहां पे। ठीक है, तो अगर आपने फैसला ले लिया है कि एंटायर क्वेश्चन में इनवर्स मैं रो ऑपरेशन की हेल्प से निकालने वाली हूं, तो जो मेरी पहली स्टेप होगी अपने क्वेश्चन को बिगिन करने के लिए वो क्या होगी, A इज इक्वल टू आई ए। रिमेंबर इट, A इज इक्वल टू आई ए। अगर मैं अपने क्वेश्चन में इनवर्स कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से फाइंड करने वाली हूं, तो जो मेरी पहली स्टेप होगी दैट इज A इज इक्वल टू ए आई। ये जो लिखा है ना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। कॉलम ऑपरेशन से अगर इनवर्स निकाल रहे हो, सो योर स्टेप क्या होगी, आपकी जो स्टेप होगी वो क्या, A इज इक्वल टू ए आई। बस इसको याद रख लो। मैम दो कंफ्यूज हो गए, अरे एक याद कर लो, दूसरा उल्टा कर देना। ठीक है, किसको याद कर लो, रो को याद कर लो, रो को याद कर लो। अगर रो ऑपरेशंस लगा के इनवर्स निकाल रहे हो, A इक्वल टू आई ए, दैट्स इट। इसका तो उल्टा कर देना। ठीक, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क है आपके लिए। इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री कॉलम या रो ऑपरेशन, अगर आपने एंटायर क्वेश्चंस में रो ऑपरेशन लगाया है, तो कुछ एक दो स्टेप लगाने के बाद आप ये देखते हो रो ऑपरेशंस आपने लगा दी अपनी मैट्रिक्स में, ठीक है, और आप ऐसे एक कंडीशन में जाके फंस जाते हो कि आपकी एक एंटायर रो जीरो बन जाती है। आपने कोई ऑपरेशन लगाया और उस ऑपरेशन के बाद आप देखते हो कि मेरी एक पूरी एंटायर रो तो जीरो बन गई, तो इसका मतलब पता है क्या है, आपकी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और अगर आप कॉलम ऑपरेशंस लगा रहे हो, एंटायर कॉलम आपका जीरो हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशंस ऑन ए इक्वल टू आई ए, और कॉलम लगाया तो ए इज इक्वल टू ए आई, इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज ऑफ द मैट्रिक्स। अगर इन ऑपरेशंस को लगाने पे आपको सभी एक रो में, पूरी एक रो में, ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट जीरो, नहीं, पूरी एक रो में सारे एलिमेंट्स अगर आपको जीरो मिल गए ना, मतलब ये है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बस इस बात को आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, अगर मैंने रो ऑपरेशन लगाया। ठीक है, अगर मैंने रो ऑपरेशन लगाया और मेरा एंटायर रो क्या हो गई, जीरो बन गई, एक ऑपरेशन से मेरी एंटायर रो जीरो बन गई, इसका मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। दैट्स इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको याद रखेंगे आप। अब आते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उससे पहले स्टेप्स एक बार ना मैं आपको बता देती हूँ। अभी जस्ट मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि इनवर्स निकालने के दो रास्ते हैं, या तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाए। ठीक है, अगर आपके एग्जाम पेपर में मेंशन्ड नहीं है कि आपको किसके थ्रू इनवर्स निकालना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलवेज गो फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 का सारे क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व करवाऊंगी, क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं है और जनरली आपके एग्जाम में मेंशन नहीं करते कि इसका इनवर्स निकालो यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। हम सीख लेंगे, लेकिन जनरली वो ऐसा मेंशन करते ही नहीं है। तो अगर आप एक भी ट्रांसफॉर्मेशन सीख लेते हो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन करके आया ना कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, तो आपको कॉलम ऑपरेशन ही लगाने पड़ेंगे, फिर आप बीच में रो ऑपरेशन नहीं लगा सकते।
आपका आंसर सेम भी आ जाएगा, लेकिन आपको 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि साफ साफ का एक कॉलम ऑपरेशंस लगाना है, और अगर आप रो ऑपरेशंस लगा के आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वैसे तो आज तक कभी ऐसा बोला नहीं गया है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालो यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, ऐसा कभी पेपर में आया नहीं है। जनरली पेपर में ऐसा ही पूछा गया है कि फाइंड द ए इन्वर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, बस इतना ही बोला जाता है। तो इसका मतलब ये है आपके पास चॉइस है, आप रो से निकालो, कॉलम से निकालो, आपकी मर्जी। लेकिन जब आपके पास चॉइस है सो वी विल ऑलवेज पिक क्या, रो ऑपरेशन। ठीक है, चलो अब अगर मैं रो ऑपरेशंस की हेल्प से, रो ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड कर रही हूं किसी मैट्रिक्स का, तो उसमें स्टेप्स क्या होती हैं। सबसे पहली स्टेप होती है राइट ए इज इक्वल टू आई ए। सबसे पहले मैंने आपको यही सिखाया था, देखो यहाँ पे भी बताया था, रो ऑपरेशंस लगा रहे हो तो पहली स्टेप तो ये याद कर लो, ए इज इक्वल टू आई ए। सो ए इज इक्वल टू आई ए आपको लिखना है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ऑन ए पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस का उपयोग करते हुए आप अपनी इस ए मैट्रिक्स को आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। यूनिट मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको सबसे पहला काम करना है ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है, और उसके बाद आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे अपनी ए मैट्रिक्स पे और इसको कन्वर्ट करेंगे आई में। और जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस ए पे लगा रहे होगे ना, तो वो ही साइमल्टेनियसली वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपको इस आई पे भी लगाना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। फिर देखो, इन द सेम ऑर्डर वी अप्लाई द एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन आई टू कन्वर्ट इट इनटू अ बी मैट्रिक्स। जो ऑपरेशन आप ए पे लगा रहे हो उसे आइडेंटिटी बनाने के लिए वो ही रो ऑपरेशंस आप अपने इस आई पे लगाओगे और उसे कोई और मैट्रिक्स बना दोगे। चेंज हो जाएगी ना, ऑपरेशंस लगाया आपने। फिर जब ऐसा हो जाएगा और ये पूरी आई बन जाएगी, ये पूरा बी बन जाएगा, तो आपका ए इनवर्स क्या होगा, बी होगा। तो ये जो आपका बी है ना, यही आपका इनवर्स होगा। सो दिस विल ओनली बी द इनवर्स, यही इनवर्स हो जाएगा। मैम एक डाउट है, क्या आपने कहा ठीक है ए इज इक्वल टू आई ए लिख दो, ऑपरेशंस लगा दो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, क्या कि ए को आई बनाओ और साइमल्टेनियसली वही ऑपरेशंस इस आई पे लगाना है तो एक नई मैट्रिक्स भी मिल जाएगा। मैम वो साइड में वो जो ए लिखा है उस पे नहीं लगाएंगे क्या ऑपरेशन, नहीं, उसको सिर्फ ए ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, यही इसकी स्टेप्स है। तो आपका ये बी जो आपको नया मिला ना, जब लास्ट में ये पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी तो ये जो बी मिलेगा दैट इज द इनवर्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, आओ एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। इस तरीके से पेपर में आता है। यहाँ तो क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली बताना था इसलिए मैंने ये डाल दिया है, लेकिन मोस्टली पेपर में सिंपली ऐसे ही पूछते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाओ, इनवर्स निकालो। ठीक है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल कौन सा पिक किया है अभी, मैंने एग्जाम्पल पिक किया है कि इनवर्स निकालो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस की हेल्प से। स्पेसिफिकली मेंशन अगर कर दिया है पेपर में तो आपको रो ऑपरेशंस ही लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रो ऑपरेशन से इसका इनवर्स निकालना है। तो स्टेप नंबर 1 राइट ए इज इक्वल टू आई ए। चलो लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है कि ए को आई ए लिखो। सो ए इज इक्वल टू आई ए। अब क्या करना है मैम, स्टेप नंबर 2, ए पे ऑपरेशंस लगाइए, रो ऑपरेशंस, और अपने ए को आई बनाए और आई को बी बनाए। तो मैम यहाँ पे कुछ लिखना है अलग से आपको, हाँ, क्या, यहाँ पे आप अपने मैट्रिक्स ए को लिखेंगे। ठीक है, क्या है वो, 1 2 2 -1 इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सिंस ये 2x2 का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे एंड दिस इज ए। ठीक है, ऐसा लिखना है। इस ए की जगह पे दोबारा से उठा के इस ए को मत लिखना। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसा लिखना होता है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। स्टेप नंबर 2 ने कहा था एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाइए। कैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाना है आपको, कि आपका ये वाला जो ए मैट्रिक्स है ना, ये ए मैट्रिक्स, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाना चाहिए। आपको इसको ये बनाना है। तो इसको ये बनाने के लिए आपको जो यहाँ लिखा है पहला एलिमेंट उसको 1 बनाना पड़ेगा। और खुशी की बात तो ये है कि ये तो 1 ऑलरेडी है, मतलब आपका एक ऑपरेशन बच गया। आपको यहाँ पे अब कोई ऑपरेशन नहीं लगाना। आप लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं और हमारे पास सिर्फ 3 ही एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं।
पहला ऑपरेशन वी कैन स्वैप, हम इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, हम किसी रो में किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एंड तीसरा, हम किन्हीं दो रो को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे तो सबसे अच्छी चीज़ ये हो गई कि मुझे ऑलरेडी 1 मिल गया। अब इसमें ना एक घूमने का तरीका होता है, ऑपरेशंस लगाने का एक तरीका होता है, और वो ये है कि पहले इस वाले एलिमेंट को आप 1 बनाइए, उसके बाद आप नीचे जाइए और इस एलिमेंट को 0 बनाइए। किसकी हेल्प से? इस 1 की हेल्प से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं ना, तो आप लोग पता है क्या करते हो, यहाँ पे पहला आपने एलिमेंट 1 बना लिया, उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाओ। फिर जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाएंगे ना, वो आप लगाएंगे इधर, सो दैट आप इसको क्या बना सके, ये बना सके। और फिर जब ये वाला एलिमेंट 1 बन जाएगा, फिर इसकी हेल्प से आप इसको 0 बनाते हैं। अभी आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो, बस याद रखना यहाँ पे ये सब कुछ ना आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलती जाएगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी बस आप सुनो, सबसे पहली स्टेप, ए में लिखे इस पोजीशन पे 1 बनाओ, पहले से 1 बना है मैम। स्टेप नंबर 2, अब आप क्या करेंगे, अब इस 1 के नीचे लिखे इस 2 को 0 बनाना है। लेकिन किसकी हेल्प से बनाएंगे 0? इस 1 की हेल्प से ही बनाना है, क्योंकि देखो ना 1 के नीचे 0 है, हमारे इस 1 के नीचे क्या है 2, हमें तो उसको 0 बनाना है। अब आप सोचो कि 2 को मैं 1 की हेल्प से 0 कैसे बना सकती हूँ, आप मुझे सोच के बताइए। इस 2 को मैं 1 की हेल्प से 0 कैसे बना सकती हूँ? मैम सब्ट्रैक्शन और 2 टाइम्स कर दो आप, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मुझे किस रो में करना है? सेकेंड रो में करना है। तो मैं लिखूंगी R2 टेंड्स टू R2, क्योंकि मैम ने कहा था जो लिखा है वो यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, R2 टेंड्स टू R2। तो देखो ये 2 क्या है? R2 का एलिमेंट है, बीच में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन बना दो। फिर आपने 2 अपने आप से मल्टीप्लाई किया, कर दो। फिर ये 1 किसका एलिमेंट है? R1 का। तो ये लो भाई, आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, आपने ये ऑपरेशन बना लिया अपने आप से। तो वो जो ऑपरेशन हम वहाँ सीख रहे थे ना, वो इसीलिए सीख रहे थे। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अब आप यहाँ पे ऑपरेशंस लगा देंगे, कुछ नहीं। आपने ट्रांसफॉर्मेशन किस में किया है? सेकेंड रो में किया है। पहली रो में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो पहली रो के एलिमेंट्स इधर भी और इधर भी एज इट इज सेम टू सेम कॉपी कर लो। दूसरी रो के एलिमेंट को नहीं करना है। अब क्या होगा, देखो ये दूसरी रो है, ठीक है, एलिमेंट क्या है 2, R2 की जगह पे लिखा मैंने 2, सब्ट्रैक्शन का साइन 2, और R1 क्या है मेरा 1। सो 2 - 2 क्या देगा मुझे? 0 देगा। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन मेरे इस R2 में रखे हर एक एलिमेंट पे लगेगा। नेक्स्ट एलिमेंट R2 का क्या है? -1, तो यहाँ पे मैं रखूंगी -1, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर लिखूंगी 2, फिर लिखूंगी R1 क्या है 2, तो मुझे क्या मिला? -1 - 4, है ना, मतलब कितना? -5। तो ये एलिमेंट आया। क्या किसी को कोई समस्या? ये क्या बन गया? -5 बन गया। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं अपन। अब यही ऑपरेशन आपको इनके R2 में भी लगाना है। सो R2 पे क्या लिखा है? 0, तो यहाँ लिखा 0, सब्ट्रैक्शन का साइन 2, R1, इसके लिए R1 क्या है? इसके जस्ट ऊपर वाला एलिमेंट दैट इज 1, तो यहाँ आपको मिलता है -2। ओके, अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास R2 का एलिमेंट तो ये भी है, क्या नाम था इसका? 1, ये भी एलिमेंट है, इस पे भी लगाएंगे आप ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो R2 की जगह पे 1 - 2 टाइम्स ऑफ R1, इसके ऊपर R1 क्या है? 0, सो 2 zeros are 0, सो वी गेट 1। तो हमने ये R2 ऑपरेशन लगाए। कुछ समझ में आया? ठीक है, अब क्या करेंगे आप? अब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब आपको क्या करना है? अब आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ आए, अब यहाँ से यहाँ जाएंगे हम इस -5 को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? 1 बनाने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये -5 1 कैसे बन सकता है? और ये 1 बनाना क्यों है? क्योंकि देखो ना, यहाँ पे 1 आना चाहिए, राइट। हम कैसे घूमते हैं? हम ऐसे घूमते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में 2x2 की मैट्रिक्स है, आप कैसे घूमेंगे? पहले ऊपर को 1 बनाएंगे, उसके नीचे वाले को 0, फिर इधर 1, फिर उधर 0, सबसे बेस्ट। ओके, अब मुझे यहाँ पे बनाना है 1, बिकॉज इधर लिखा रहता है 1। कौन सा ऑपरेशन लगाऊं? सबसे पहली चीज कि ये मेरा -5 कौन सी रो में है? सेकेंड रो में है। तो R2 टेंड्स टू, मैं ट्रांसफॉर्मेशन किस में कर रही हूँ? सेकेंड रो में कर रही हूँ। -5 को 1 कैसे बनाऊं? कोई रास्ता है? क्या करना चाहिए? अगर मैं -5 को -5 से डिवाइड कर दूं ना, तो मुझे 1 मिल जाएगा। सही बात है। तो एक काम करो, आप यहाँ लिख दो -1/5 टाइम्स ऑफ R2। आप इसको ऐसा लिख दो,
क्या ये बात क्लियर है? R2 टेंस टू -1/5 ऑफ R2 आप कर देंगे तो यहाँ पे आपको 1 मिल जाएगा, और ये भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है। हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस में 3 ऑपरेशन सीखे थे। सबसे पहला स्वैप कर दो, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तीसरा ऐड कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रो 2 में स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्या ये चीजें क्लियर है? अब मैं यहाँ पे जब ऑपरेशन लगाऊंगी तो क्या लिखने वाली हूँ, देखो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड रो में हुआ है, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे 1 2। सेकेंड रो में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि 0 डिवाइडेड बाय -5 ऑलवेज गिव्स यू 0। -5 R2 क्या है मेरा -5, -5 को मल्टीप्लाई किया है -5 से, तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। देखो ना यहाँ पे -1/5 हो गया, R2 में क्या है -5, माइनस माइनस प्लस 5/5, ये चला गया, कितना मिला, 1 मिला। कोई 0 तो नहीं बोला, 0 नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, ये इस तरीके का काम हुआ। इसके बाद आप इसको कॉपी कर लें, इसको कॉपी करेंगे 1 0, दिस इज A। यहाँ पे देखिए ये आपकी रो 2 है, रो 2 में क्या करना है आपको, रो 2 में मैम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। क्या कहता है ये कि R2 की जगह पे -2 रखो, सो R2 की जगह पे -2 रखा, माइनस माइनस प्लस, दिस इज 2/5। ठीक है जी, अब इधर आ जाओ, ये भी तो रो 2 का एलिमेंट है, R2 की जगह पे 1 रखो, -1/5। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? जो ऑपरेशन आप इधर लगा रहे हो ना, वो ही ऑपरेशन आपको उसी रो में इधर भी लगाना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए बस इसको 0 बना देना है। किसको, 2 को। हमें पता है हम कैसे घूमते हैं, ऐसे घूमते हैं। ठीक है, यहां से यहां आए, फिर यहां आए, अब इसको 0 बनाना है। 2 को 0 किसकी हेल्प से बनाओगे, रो की हेल्प से ही बनाना है। ठीक है, मुझे इस 2 को इस 1 की हेल्प से 0 बनाना है। कोई बताएगा कैसे बनाओ? हमेशा 1 की हेल्प से बनाते हो आप 0। ठीक है, सो 2 को 1 की हेल्प से 0 कैसे बनाया जाएगा, सब्ट्रैक्शन का साइन 2 टाइम्स कर दो मैम, बस। ठीक है, बन गया आपका ऑपरेशन। ये 2 कहाँ लिखा है, पहली रो में लिखा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन R1 टेंस टू R1। ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ R2। जब ये लगाओगे तो यहाँ 0 पाओगे। राइट, आ जाओ ऑपरेशन लगाते हैं। सो ऑपरेशन लगाते हैं, देखो क्या मिलेगा। R1 की जगह पे 1 -2 टाइम्स ऑफ 0 आपको मिलेगा 1। R1 की जगह पे क्या रखोगे, 2 -2 टाइम्स ऑफ 2 0। ठीक है ना, इसमें तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसमें भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो कॉपी कर लो। क्यों नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि पहली रो में ही लगा रहे हो। अब इधर आ जाओ आप, इधर भी आपको सेकेंड रो में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, आपको पहली रो में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, सो देखो R1 की जगह पे रखेंगे 1, सब्ट्रैक्शन 2 टाइम्स ऑफ R2। R2 क्या है, 2/5, सो दिस इज 1 - 4/5। तो 5 में से 4 गया 1, आपको क्या मिला, 1/5 मिला। ठीक है, इसके बाद R1 का एलिमेंट तो ये भी है, R1 की जगह पे 0 -2 टाइम्स ऑफ -1/5, क्योंकि जस्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेने होते हैं आपको ऑपरेशंस में। ठीक है, सो दिस इज 2/5, तो आपको यहाँ क्या मिला, आपको यहाँ 2/5 मिला। किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी, हैरानी? मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, सब समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब इसको भी कॉपी कर लो, ये आपका 2/5, दिस इज -1/5, और ये रहा A। ये तो आइडेंटिटी बन गया। जैसे ही आपकी ए मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाती है ना, आपका क्वेश्चन का गेम ओवर हो जाता है। राइट, अब ये जो मैट्रिक्स आपको मिली है ना, दिस इज डेफिनेटली अ इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपकी ए मैट्रिक्स की क्या है, इनवर्स है। कैसे पता, अरे इनवर्स ही, जब ये चीज़ यहाँ घूम के जाएगी ना, तो ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स देगा, और ये ए इनवर्स ही बन जाएगा। तो वो सब करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। आइडेंटिटी आ गया ना ये, तो ये ए इनवर्स ही है। ठीक है, इसको कॉपी कर दो, आंसर लिख दो, 1/5, 2/5, 2/5, -1/5, और ये क्वेश्चन खत्म। स्क्रीनशॉट लो, फिर चलेंगे आगे। अब चलते हैं, देखो ये हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन सीख लिया। क्या कहता है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, A इज इक्वल टू आई ए। ए की जगह पे ए रखें, यहाँ पे आई रखें। आपका टारगेट होता है इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। कैसे जाते हैं, कैसे घूमते हैं आप लोग, इसमें ऐसे घूमते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इसको 1, इसको 0 बनाओ, इसको 0 इस 1 की हेल्प से बनाना है। फिर यहाँ पे ये जो एलिमेंट आया, इसको 1 बनाओ। कैसे बनाओगे, -5 से डिवाइड कर दो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड, 1 बन गया।
फिर आप ऊपर जाएंगे, मतलब ये 1 बन गया, अब इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। बस सीख गए आप लोग। और याद रखिएगा जो ऑपरेशंस आप इसे आइडेंटिटी बनाने में लगा रहे हैं ना, वही सेम टू सेम ऑपरेशन आपको इधर भी लगाना है। प्लस माइनस की गलती की ना तो समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका आंसर आ चुका है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप का ऑपरेशन। आपको मैंने कहा था ना, इनवर्स निकालने के लिए आपके पास 2 ऑपरेशंस होते हैं, या तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अभी हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को सीखा और उसके थ्रू हमने इनवर्स फाइंड किया। आप लोग चाहे तो इनवर्स एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर में मेंशन नहीं है ऑलवेज गो फॉर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ठीक है। लेकिन अगर मेंशन कर दिया तो फाइंड ही करना पड़ेगा कॉलम से, तो उसकी स्टेप्स भी सीख लेते हैं। अच्छा, स्टेप्स बिल्कुल सेम है, बस स्टेप नंबर 1 में चेंज आपको दिखेगा क्या कि a इज इक्वल टू ए आई आपको लिखना होगा। आप क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू ए आई। और स्टेप नंबर 2 ये कहती है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस ऑन a, आप इस a पे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। जब आप कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं सो a इज इक्वल टू ए आई लिखते हैं, कॉलम ऑपरेशन इसमें लगा के आप इसे कन्वर्ट करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इन द सेम ऑर्डर वी अप्लाई द एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन आई, इस आई पे भी आप ऑपरेशंस लगाएंगे जो आप इस पे लगाएंगे, ओके। और फिर क्या करेंगे? इसे कन्वर्ट करेंगे बी मैट्रिक्स में। तो ये आई बन गया, ये बी बन गया, तो आपको ए इनवर्स क्या मिलेगा? बी। ये जो आपका बी मैट्रिक्स है ना, यही आपका इनवर्स कहलाएगा। वैसे ही स्टेप्स है, बस आपको याद रखना है एक छोटा सा डिफरेंस, a इज इक्वल टू ए आई लिखेंगे और कॉलम ऑपरेशंस लगाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स a। वो ही मैट्रिक्स मैंने फिर से ले ली है जो मैंने रो ऑपरेशन के लिए ली थी, उसी मैट्रिक्स में अब मैं कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से इनवर्स फाइंड करूंगी और आप देखना सेम ही आंसर आएगा। लेकिन बस कॉलम है तो फिर ऑपरेशंस बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, सिंस हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, सो a इज इक्वल टू ए आई। क्या लिखेंगे आप? a इज इक्वल टू ए आई। उसके बाद a क्या है आपका? यहाँ पे आपका a मैट्रिक्स है 1 2 2 -1। यहाँ पे a ही रहेगा और यहाँ पे i आपका 1 0 0 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे a को दोबारा से a नहीं लिखना है, आपको सिर्फ a ही लिखना है। मतलब क्या? अरे आपको उठा के इस मैट्रिक्स को यहाँ नहीं लिखना है, ये सिर्फ a रहेगा। अब आपको कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं और कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से आपको यहाँ पे क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। मतलब 1 0 0 1 बनाना है। इस 1 को क्या बनाना है? 1। ये तो ऑलरेडी 1 है, काम बच गया। अब आप क्या करेंगे? इसको क्या बनाएंगे? 0 बनाएंगे। किसको? 2 को 0 बनाएंगे कॉलम 1 की हेल्प से। तो कैसे बना सकते हैं? 2 -1 तो कभी 0 नहीं होगा। 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 आपका 0 हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख लेना? आप इसको लिखना C2 टेंस टू C2 - 2 टाइम्स ऑफ C1। ये ऑपरेशन अगर आप लगाएंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। कॉलम है ना, तो ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए। आप कॉलम वाइज मूव करते हो, वहाँ पे आप रो वाइज मूव कर रहे थे, तो ये अगर 1 है तो ये क्या होना चाहिए? 0। देखो ना, ये 1 है तो ये 0 होना चाहिए। तो ये 0 इस 1 की हेल्प से ही बनेगा। तो ये 2 इस 1 की हेल्प से ही 0 बनेगा। कैसे? कुछ इस तरीके से कि C2 - 2 टाइम्स ऑफ C1 कर दो आप, ठीक है। चलो ऑपरेशन लगा देते हैं और देखते हैं मैट्रिक्स कैसी आएगी आपकी। हमने C1 में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया ना, ट्रांसफॉर्मेशन किसमें किया है? C2 में। तो C1 के एलिमेंट्स एज इट इज आप लिख दो। क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया है C2 में कि 2 - 2 × 1 दैट इज 0। C2 की जगह पे -1 -2 और यहाँ पे 2। देखो ना, ये C2 के एलिमेंट्स हैं, तो पहले एलिमेंट को पकड़ा तो 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 आपको 0 मिल गया। अब इसमें ऑपरेशन लगाना है ये वाला, तो C2 इज -1, ओके। फिर यहाँ पे माइनस, फिर 2 टाइम्स ऑफ 2 तो -1 -4 कितना? -5। यहाँ कितना मिला आपको? -5 मिल गया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ -5। क्या ये बातें क्लियर है? राइट। अब यही ऑपरेशन आपको इधर भी लगा देना है। ये A है, कॉलम 1 में तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, इसकी भी कॉलम 2 में आप ये ऑपरेशन लगाएंगे। सो C2 इज 0, तो 0 - 2 टाइम्स ऑफ 1 तो ये क्या होगा? -2 हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद आप इस C2 को पकड़िए, दिस इज 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 दैट मीन्स 1। तो आपने ये ऑपरेशन लगाया। क्या इतनी बातें क्लियर है? इसके बाद आप देख रहे हो 1 0, फिर यहाँ पे क्या है 1 है ना। मुझे यहाँ 1 चाहिए। अब ये 1 कैसे मिल सकता है मुझे? ये 1 मुझे मिल सकता है अगर मैं इसे -5 से डिवाइड कर दूँ। किसको? कॉलम 2 को। कॉलम 2 को देखो, अब कॉलम में जा रहे हो ना तो आप ऐसे घूमोगे। कैसे? ऐसे। रो में आप ऐसे घूम रहे थे, कॉलम में ऐसे घूमना है। घूमने का मतलब क्या? पहले इसको 1, इसको 0, अब इसको 1 बनाओगे। ठीक है, तो ये -5 1 कैसे बनेगा? -5 आपका 1 बनेगा यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कोई बताएगा? सोचो, कॉलम 2 में है ना, सो कॉलम 2 टेंड्स टू -1/5 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर दो मैम। आप अपने इस पूरे कॉलम 2 को, कौन से? ये रहा कॉलम 2, इस पूरे कॉलम 2 को -1/5 से डिवाइड करो। ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 बन जाएगा। और देखो आपको 1 ही बनाना है। ठीक है, चलो लगाते हैं ऑपरेशन। तो यहाँ क्या बनेगा देखना। कॉलम 1 में तो कोई चेंजेस नहीं है ना, कॉलम 1 को एज इट इज लिखो। कॉलम 2 में आ जाओ, यहाँ पे C2 की जगह पे 0 इंटू समथिंग ऑलवेज गिव्स यू 0। C2 की जगह पे -5, तो ये बन जाएगा 1। सही है? यहाँ लिखोगे A और यहाँ क्या लिखोगे? देखो, कॉलम 1 को तो एज इट इज, कॉलम 2 देखो, यहाँ पे C2 की जगह पे -2, तो ये बनेगा 2/5। ओके, यहाँ पे C2 की जगह पे 1, तो ये बनेगा -1/5। क्या ये बातें समझ में आ रही है? सही है। अब घूमना कैसे है? ऐसे घूमना है। 1 बन गया, 0 बन गया, 1 बन गया। इस 2 को क्या बनाना है? 1 क्यों बनाओगे? इस 2 को क्या बनाना है? 0 बनाना है। इस 2 को 0 बनाना है और इस 1 की हेल्प से बनाना है, कॉलम की हेल्प से बनाओगे ना। सो 2 - 1 तो यार कभी 0 नहीं आएगा, लेकिन 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 0 आ सकता है। तो मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगी देखना। ऑपरेशन में इसमें लगाऊंगी, कॉलम 1 में। क्या ऑपरेशन लगा रही हूँ कि कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 -2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2। ये ऑपरेशन लगा के मैं इसको 0 बना दूंगी। ठीक है, चलो लगाते हैं, देखते हैं बन रहा है कि नहीं। सो हमने चेंज करना है कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 में तो यार ये भी है 1, तो इधर भी लगाओ ऑपरेशन। 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0, ये तो 1 ही देगा, यहाँ तो 1 ही आया। इधर लगा दो, ये कॉलम 1 का ये भी एलिमेंट है ना, तो C1 की जगह पे 2 - 2 टाइम्स ऑफ C2 क्या है 1, 2 - 2 क्या आ गया? 0 आ गया। इसमें तो नहीं लगाया, इसको एज इट इज कॉपी करो। यहाँ पे A, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हम किस में कर रहे हैं? कॉलम 1 में। क्या है कि कॉलम 1 मतलब मेरा C1 क्या है यहाँ पे 1 - 2 टाइम्स ऑफ C2, इसके करस्पॉन्डिंग ही लोगे आप। तो क्या है ये 2/5, तो 1 - 4/5 मतलब 5 - 4 1/5, तो ये आपको 1/5 मिला। क्या ये बातें क्लियर हैं? इसके बाद यार ये भी तो कॉलम 1 का एलिमेंट है, तो कॉलम 1 की जगह पे आप रखेंगे 0 - 2 टाइम्स ऑफ C2 -1/5। इसका मतलब कितना? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको मिला 2/5। इसको कॉपी कर लो, 2/5 -1/5, दैट्स इट। रुक जाए क्या? मैम रुक जाते हैं। अरे रुकना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी बन गई। ये आइडेंटिटी बन गई मतलब ये जो आपको मिला है ना, दिस इज द इनवर्स। तो आप कहेंगे कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 2/5, यहाँ लिखोगे 2/5 -1/5। ठीक है, ये आपको इनवर्स मिल गया इसमें। आई होप ये चीज़ क्लियर है, कोई समस्या नहीं आई। और सेम ही आंसर मिला है आपको, जब आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था तब भी यही मिला था, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही मिला। इनवर्स तो यूनिक ही होता है, रो लगाओ कॉलम लगाओ आंसर तो सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन किस तरीके से हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, किस तरीके से रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। और इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। हमने क्या सीखा इसमें? हमने सीखा कि यार एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, रो ऑपरेशंस होते हैं, कॉलम ऑपरेशंस होते हैं, और इनकी हेल्प से हम दोनों की हेल्प से इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। रो ऑपरेशन की हेल्प से भी इन्वर्स निकाल सकते हैं, स्टेप्स मैंने आपको बताई। कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से भी इन्वर्स निकाल सकते हो, स्टेप मैंने आपको बता दिया। याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अपने क्वेश्चन में डिसाइड किया है कि आप इन्वर्स रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से निकालोगे तो पूरे एंटायर क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगा सकते हो। अगर आपने डिसाइड किया कि हम अपने क्वेश्चन में इन्वर्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से लगाएंगे तो पूरे क्वेश्चन में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाओगे। आप
यहाँ पे मिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। बहुत सारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.4 में, उन्हें डिस्कस करेंगे। टिल देन इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख के प्रैक्टिस करना। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हो। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। या एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में देखो, बहुत सारे कोर्सेज हैं, राइट। आपको जो भी पढ़ना है ना, टेंशन तो बिल्कुल लेनी ही नहीं है, सब अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, क्लास 12 पे क्लिक करिए। 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, राइट, आपकी एनसीईआरटी में केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ सब यहाँ अरेंज्ड है। तो अगर आपको मैथ्स एनसीईआरटी देखना है ना, यहाँ जाके आपको वॉच नाउ पे क्लिक कर देना है, ये पेज ओपन हो जाएगा। हम जितने भी चैप्टर्स को फिनिश कर चुके हैं, सब एकदम प्रॉपर फॉर्मेट सीक्वेंस में अरेंज्ड है, तो कोई प्लेलिस्ट की टेंशन नहीं है, राइट। तो आपको जो भी पढ़ना है बस उसकी